स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज की अपनी क्लास। प्रीवियस क्लास में हम जो ये माइनर एक्ट पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ 2005, इसका चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस भी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमें इसका स्टार्ट करना है चैप्टर 3, जो कि बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स वगैरह की ना। तो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 3, ये है आपका सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 11 तक। ठीक है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मजिस्ट्रेट, ये सब जो है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये आपका जो अभी रिसेंट में डीएलएओ का एग्जाम होने वाला है सितंबर में 2021, 6 सितंबर को आपका ये एग्जाम होने वाला है। उसके बाद 5 दिसंबर 2021 को आपका एडीपीओ का एग्जाम होने वाला है। और भी अदर स्टेट एडीपीओ या एपीओ के जो एग्जाम होंगे आगे भी ईयर्स में, उसमें भी ये एक्ट आपका काम का रहेगा, क्योंकि ये जो एक्ट है बहुत अदर स्टेट में एपीओ एग्जाम में पूछा जाता है, एमपी में भी एडीपीओ में पूछा जाता है, और कई जगह पे जुडिशरी में भी ये जो है आपका सब्जेक्ट है। प्लस यूपीएसआई के एग्जाम में भी महिलाओं से रिलेटेड कानून आते हैं, तो उनमें से एक कानून ये भी जो है आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इससे भी आते हैं। तो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, जुडिशरी का एग्जाम हुए, एपीओ का एग्जाम हुआ, अभी रिसेंटली डीएलएओ और एडीपीओ के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, माइनर एक्ट है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम इस एक्ट का। आज हमें चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप लोगों को, इजीली दिख रहा होगा सब। आप लोग भी अपने अपने बैरक में साथ में पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चैप्टर 3 या अध्याय 3 है संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां और कर्तव्य, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एक्सेट्रा। इसके बारे में आपको बताया गया कहां से कहां तक है ये चैप्टर 4 to 11। ये भी थोड़ा सा दिमाग में लेकर के चलना है कि कहां से कहां तक कोई भी चैप्टर है तो सेक्शन 4 से 11 तक की धाराएं इस चैप्टर में कवर हो रही है। सेक्शन 4 बात करता है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। संरक्षण अधिकारी को सूचना और सूचना देने वाले अधिकारी के दायित्व का अपवर्जन। तो यहाँ पर इस सेक्शन में हमें ये पढ़ने को मिलेगा, कभी भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कोई मैटर सामने आता है तो उसकी सूचना कौन दे सकता है, किसको दे सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, अंदर पढ़ते हैं। एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट an act of domestic violence has been or is likely to be committed। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात हो रही है इसमें। हैज बीन कमिटेड यानी कि हो चुका है डोमेस्टिक वायलेंस का कोई कार्य, इज बीइंग कमिटेड हो रहा है, इज लाइकली टू बी कमिटेड होने वाला है ना। तो कोई भी पर्सन जिसको ऐसा बिलीव है, रीजन टू बिलीव है कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, वो may give information about it to the concerned protection officer। तो जो भी संबंधित संरक्षण अधिकारी है उसको इस बारे में सूचना देगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव बनता है तो ये बनता है कि कभी भी किसी कौन व्यक्ति जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे सकता है। तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, आप, हम, राह पे चलता कोई भी व्यक्ति जिसको अगर बिलीव है कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हो रहा है, हो गया है या होने वाला है, तो इसकी सूचना, इसकी इंफॉर्मेशन उसको किसको देनी है, इसको कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो भी कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको समझ में आता है, उसको आपको इस एक्ट की, डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट की सूचना आपको देनी है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कौन दे सकता है, तो एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, ये आपको टिक करके आना है। नेक्स्ट देखिए, नो लायबिलिटी सिविल और क्रिमिनल shall be insured by any person for giving in good faith of information for the person of subsection 1। उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए श्रद्धापूर्वक सूचना देने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई सिविल या आपराधिक दायित्व नहीं किया जाएगा। मीन किसी भी व्यक्ति ने यदि डोमेस्टिक वायलेंस का उसको लग रहा है कि किसी महिला के खिलाफ कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो रहा है, उसने उसकी सूचना दी, तो उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, है ना, क्योंकि उसने गुड फेथ में, उसको लगा कि डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ हो रहा है, महिला के साथ, तो उसने गुड फेथ में प्रोटेक्शन ऑफिसर को जाके सूचना दे दी। अब पता चला कि वो एक्चुअली में डोमेस्टिक वायलेंस हो ही नहीं रहा था, वो कुछ और ही मैटर था, लेकिन उस समय उसको देख करके लगा कि इस महिला के साथ इसके घर वाले क्या कर रहे हैं,
डोमेस्टिक वायलेंस कर और उसने जाके कंप्लेंट कर दी, गुड फेथ में कर दी, तो अब उसके खिलाफ कोई सिविल और क्रिमिनल मैटर नहीं बनेगा कि अरे सर इन्होंने ड्यूटी करी, हमारी मानहानि हो गई और ये हो गया फलाना, ये कुछ नहीं हुआ। तो यदि कोई भी व्यक्ति गुड फेथ में, सद्भाव पूर्वक, लेकिन है ना, गुड फेथ में यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई इंफॉर्मेशन इस एक्ट की इस धारा के तहत देता है तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडित या किसी भी प्रकार की सिविल कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर गुड फेथ में नहीं है, जानबूझ करके फंसाने के लिए कोई किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे दे और ये प्रूफ नहीं हो पाए कि इसने गुड फेथ में नहीं दिया था, तो फिर प्रोसीजर रहेगा, है ना, आईपीसी में या सीआरपीसी में जो भी रहेगा वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर ये याद रखना कि गुड फेथ में यदि कोई व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देता है तो उसके खिलाफ कोई सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी सेक्शन 4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे, सेक्शन 5। सेक्शन 4 की हेडिंग याद रखना है, कौन दे सकता है इंफॉर्मेशन, एनी पर्सन, किसको, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, और कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 5, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। तो यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ दीजिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर भी है। तो मतलब हेडिंग में इन्होंने पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट दिया है, अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी ड्यूटीज है। तो पहले ही हम इसको हेडिंग के साथ ही इंक्लूड करके याद रखें, क्योंकि ऐसा नहीं हो एग्जाम टाइम में फिर क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमें लगता है कि यार प्रोटेक्शन इसमें तो पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज दी थी, तो फिर दिमाग से निकल जाता है। इसलिए यहीं पे जैसे मैंने लिखी है ना प्लस लगा, प्लस ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज भी यहाँ पर दी गई है ना। देखिए अंदर पढ़ेंगे, अब पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, देखिए है प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट who has received a complaint of domestic violence or is otherwise present at the place of an incident of domestic violence or when the incident of domestic violence is reported to him shall inform the aggrieved person। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस अधिकारी है या जो मजिस्ट्रेट है या प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्या बोला गया है हिंदी में, संरक्षण अधिकारी। तो ध्यान रखना इसमें क्या है, संरक्षण अधिकारी के भी कर्तव्य। तो कोई भी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसको घरेलू हिंसा की कोई कंप्लेंट, कोई परिवाद प्राप्त होता है या जो घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर अन्यथा हाजिर है, मीन्स या तो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है या हो सकता है कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर, वो मजिस्ट्रेट साहब या संरक्षण अधिकारी वहां से निकल रहे थे, उनके आंखों के सामने ही उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला को मार रहा है, घटनास्थल पर वो कैसे भी पहुंच गए। अगर वो ऐसी जगह पर हाजिर हो जाते हैं या जब घरेलू हिंसा की घटना की कोई रिपोर्ट उसको की जाए या फिर रिपोर्ट पहुंची उनके पास कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो इन लोगों की क्या कर्तव्य है, इनकी क्या ड्यूटीज है। तो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे संरक्षण अधिकारी हो, मजिस्ट्रेट हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, इन सबकी क्या ड्यूटीज बनती है। पहली, ये लोग उस एग्रीव्ड पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे, मीन्स जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो पीड़ित महिला है, व्यथित व्यक्ति जो पीड़ित महिला है, उसको इतनी सारी चीजों की जानकारी देंगे। क्या किस किस चीज की जानकारी देंगे, सबसे पहले of her right to make an application for obtaining of relief by way of protection order, order of monetary relief, custody order, residence order, compensation order और more than one such order। उस महिला को ये जानकारी देंगी कि भैया तुम जो है इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या तुम्हारे पास रिलीफ है, क्या क्या तुम सहायता ले सकती हो, तुम्हें संरक्षण आदेश ले सकती हो, आर्थिक राहत आदेश तुम्हें मिल सकता है, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकर ले सकती हो, या एक से अधिक आदेशों के रूप में अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार के लिए उसको बताएंगे उस महिला को कि तुम एक आवेदन फाइल कर दो, तुम्हारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो तुम इस एक्ट के तहत इतने सारे प्रोटेक्शन तुम्हें मिले हैं, इतने सारे रिलीफ तुम्हें मिले हैं, इनके लिए तुम्हें एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। तो इसके बारे में उसको क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी देने का कर्तव्य किसका है, पुलिस ऑफिसर का, मजिस्ट्रेट का, सर्विस प्रोवाइडर का, प्रोटेक्शन ऑफिसर का। ठीक है, ये पहला कर्तव्य होगा। क्या, एग्रीव्ड पर्सन को उसके उसके जितने भी रिलीफ उसको मिल सकते हैं उसके बारे में एप्लीकेशन करने के बारे में इंफॉर्मेशन देने का राइट। ठीक, फिर उसके बाद ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, अगर कोई सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ऐसी महिलाओं को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी देना।
कि भाई आपके एरिया में कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। सी है द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता की भाई संरक्षण अधिकारी भी हैं, आप इनकी भी जो है सहायता ले सकती है ऐसे मैटर्स में। ऑफ हर राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज अंडर द लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत आपको निःशुल्क विधिक सहायता भी मिलेगी। इसके बारे में जानकारी देना का कर्तव्य किसका है, वही ऊपर बताया गया 4 अधिकारियों का। Of her right to file complaint under section 498A of IPC wherever relevant। फिर उनको ये भी जानकारी देंगे कि अगर ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आईपीसी की सेक्शन 498A के तहत भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इन सब बातों की सूचना देने का कर्तव्य किसका है इस सेक्शन के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट का, प्रोटेक्शन ऑफिसर का, सर्विस प्रोवाइडर का और पुलिस ऑफिसर का। अब यहाँ पर एक प्रोविजन है पुलिस ऑफिसर के लिए, provided that nothing in this act shall be construed in any manner as to relieve a police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to commission of a cognizable offence। इसमें ये कह रहे हैं कि ये परंतु यह कि इस अधिनियम की किसी बात का अर्थान्वयन या उसका अर्थ इस प्रकार नहीं निकाला जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार उसकी कर्तव्य से मुक्त करती है। मीन्स इनके कहने का मतलब ये है कि इस सेक्शन में पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी बता रहे हैं ये, कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास कोई रिपोर्ट आती है या पुलिस ऑफिसर को कोई सूचना मिलती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हो रहा है, तो पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है कि वो ये जो पॉइंट्स बताए ये करेगा। मीन्स उसको बताएगा कि आप कैसे एप्लीकेशन फाइल करो, क्या सेवा मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज के बारे में बता देगा, है ना, प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर्विसेज के बारे में बता देगा, लीगल एड के बारे में बता देगा, ये बता देगा कि आप भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लेकर के कोई महिला अगर पुलिस ऑफिसर के पास आई है तो पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करेगा। डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट किसी पीड़ित महिला के साथ होती है और कोई पीड़ित महिला पुलिस थाने में पुलिस के थाने के भाषात्मक अधिकारी के पास पहुंचती है कि सर मेरी रिपोर्ट लिखी, एफआईआर लिखी, तो वो जो प्रोसीजर है कॉग्निजेबल ऑफेंस पे एफआईआर लिखने के बाद पूरा जो प्रोसीजर है उससे मुक्ति प्रदान नहीं करती पुलिस अधिकारी को। मतलब इस सेक्शन का मतलब ये नहीं निकाला जाएगा कि सिर्फ ये ड्यूटी है कि ये सारी चीजें जानकारी देके वो भगा देंगे कहीं एफआईआर नहीं, एफआईआर लिखना है। कॉग्निजेबल केस का है ये, कोई महिला आई है कि सर हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बाकायदा एफआईआर लिखी जाएगी, फिर उसके आगे प्रोसेस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी करवाई जाएगी, जो भी है जो भी प्रोसेस है वो सब करना है पुलिस अधिकारी को। इस सेक्शन से ये अर्थ बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा कि पुलिस अधिकारी की जो वाकई ड्यूटीज बनती है सीआरपीसी के तहत उनसे उनको छूट प्राप्त हुई। ये इस प्रोविजन का मतलब है। क्लियर है कि कोई डाउट तो नहीं प्रोविजन में? श्वेता, उत्तरा, क्लियर है? यस मैम। ओके, आगे देखते हैं। हाँ ओके उत्तरा। अब देखते हैं सेक्शन 6। ये हो गई आपकी सेक्शन 5 कंप्लीट। नेक्स्ट आएगी सेक्शन 6 एंड 7 साथ में देखेंगे ना, क्योंकि 6 एंड 7 बहुत छोटी छोटी है, बस हेडिंग याद रखना है। 6 बात करिए ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम, आश्रय गृहों का क्या कर्तव्य है, और ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। 7 में क्या हो गया, चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो 5, 6 और 7 एक्चुअली में देखा जाए तो सब है। 5 में किस किस की ड्यूटी हो गई, 5 में ड्यूटी पढ़ ली हमने पुलिस ऑफिसर की, मजिस्ट्रेट की, प्रोटेक्शन ऑफिसर की और सर्विस प्रोवाइडर की। ठीक है, वहां पे 4 लोगों की ड्यूटी हो गई। फिर 6 में शेल्टर होम्स की ड्यूटी, 7 में मेडिकल फैसिलिटीज की ड्यूटी। इनको बिल्कुल लाइन से याद रखना है ना कि 4 लोगों की ड्यूटी 5 में दी है, 6 में आश्रय गृहों के कर्तव्य दिए हैं और 7 में चिकित्सा के कर्तव्य दिए। तो हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मजिस्ट्रेट की, पुलिस ऑफिसर की, संरक्षण अधिकारी की और सेवा प्रदाताओं की ड्यूटी कौन सी सेक्शन में दी गई है, तो 5 टिक करके आओगे। वो पूछ लेंगे आश्रय गृहों का कर्तव्य कौन सी धारा में बताया गया है, 6 में। चिकित्सा सुविधाओं का कर्तव्य कौन सी धारा में बताया गया है, 7 में। ठीक है, अंदर से क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनेगा नहीं। अब देख लेते हैं ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम्स क्या है। इफ एन एग्रीव्ड पर्सन और ऑन हर बिहाफ a protection officer or a service provider request the person in charge of a shelter home to provide shelter to her,
such person in charge of shelter home shall provide shelter to the aggrieved person in shelter home. सिंपल है, इसमें ये कह रहे हैं कि यदि कोई ग्रसित व्यक्ति यानी कि जो पीड़ित महिला है, एग्रीड पर्सन मींस जो महिला है वो खुद या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी, या तो वो महिला खुद अनुरोध कर रही है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके बिहाफ में, या सेवा प्रदाता आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति को उसे आश्रय देने का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह का ऐसा भार साधक व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय देगा। मींस शेल्टर होम की ड्यूटीज ये बनती है कि यदि कोई पीड़ित महिला जाती है, वो कहती है कि सर हमारे साथ हमारे परिवार में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मैं वहां नहीं रह सकती और मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, आपका शेल्टर होम है, मैंने सुना है कि यहाँ पे आप हेल्प करते हैं महिलाओं की, तो मुझे भी आपके आश्रय होम में आश्रय चाहिए। तो अगर वो महिला जाएगी तो उस आश्रय होम का जो पर्सन इन चार्ज जो भाषा व्यक्ति है उसको आश्रय देगा, या वो महिला खुद नहीं जाए, उसके बिहाफ में कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करे ऐसे पर्सन इन चार्ज से, तो भी क्या करना पड़ेगा, उनकी क्या ड्यूटी बनती है आश्रय गृह वालों की, कि वो ऐसी महिलाओं को आश्रय दे। तो ये ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम है, सेम है बिल्कुल 7 में, सेम चीज है, बस वहां पे शेल्टर आश्रय की मांग की जा रही है और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जा रही है कि अब इफ एन एग्रीव्ड पर्सन और ऑन हर बिहाफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और अ सर्विस प्रोवाइडर request a person in charge of a medical facility to provide any medical aid to her, such person in charge of the medical facility shall provide medical aid to the aggrieved person in the medical facility। बिल्कुल सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पे मेडिकल सुविधा दी जा रही है, ठीक है ना। यदि ग्रसित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता चिकित्सा सुविधा के भार साधक को उसे कोई भी चिकित्सा सहायता देने का अनुरोध करता है, तो चिकित्सा सुविधा का ऐसा भार साधक व्यक्ति ग्रसित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा में चिकित्सा सहायता देगा। क्लियर है, बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको हेडिंग से याद रखनी किसमें किसकी ड्यूटीज है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात हो रही है, जो संरक्षण अधिकारी उसकी नियुक्ति करता कौन है, तो स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखना, एक आंसर एक शब्द में, प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी धारा में होती है, धारा 8। दो क्वेश्चन फिक्स्ड है, ठीक है। एक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट या उसकी नियुक्ति कौन सी धारा में बताई गई है, 8 में। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। State government shall by notification appoint such number of protection officers in each district as it may consider necessary and shall also notify the area or areas within which a protection officer shall exercise the powers and perform the duties conferred on him by or under this act। क्या कहा गया, एक बार हिंदी में भी रीड कर लेंगे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में, बस ये भी याद रखना कि ये किस लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन ईच डिस्ट्रिक्ट, जिले लेवल पे होता है ये अधिकारी, प्रत्येक जिले में इतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे। तो कोई फिक्स्ड नंबर नहीं कि एक होगा कि 2, जितने जरूरत है उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार कहाँ होते हैं, किस लेवल पे, जिले लेवल पे होता है, ठीक, ये याद रखना। उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेंगे जितने वह आवश्यक समझे, और वह क्षेत्र या वे क्षेत्र या अधिसूचित करेगी जिसमें या जिसमें कोई संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगी। सिंपल। सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है, ये द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल एज फॉर एज पॉसिबल शैल बी अ वुमन एंड शैल प्रोसेस सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी प्रिफर्ड। अब क्योंकि महिलाओं के संरक्षण की बात है, उनको संरक्षण प्रदान करना है, तो ये ध्यान रखा जाएगा कि जितना संभव हो सके, अगर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो पद है, संरक्षण अधिकारी का जो पद है, उस पर महिला अधिकारी आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि महिलाओं से संबंधित जो अपराध है, तो एक महिला दूसरी महिला को ज्यादा अच्छी तरीके से जो है असिस्ट कर पाएगी और वो भी कंफर्टेबल फील करेगी। इसलिए ये प्रोविजन डाला गया है कि संरक्षण अधिकारी यथासंभव महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा जो विहित किए जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जहां तक पॉसिबल हो वहां तक अगर महिला अधिकारी हो तो ज्यादा बेटर है, ये सबसेक्शन 2 में कहा गया है। अब उसके बाद है द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब्ड। संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारी की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाए, ठीक है।
तो ये जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में आपको क्या पढ़ने को मिला कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, तो अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे तुमने संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर दी कि नियुक्ति तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है ये किसके कंट्रोल और सुपरविजन में होता है, तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा अभी जस्ट इसकी बाद वाली सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 9 सब क्लॉज 2 में कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर इज अंडर कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, क्या नाम से हिंदी में क्या बोलते हैं, संरक्षण अधिकारी, जो संरक्षण अधिकारी होता है वो मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होता है। तो ये याद रखना, ये कहाँ पर मिला है, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। ठीक है, तो साथ में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट दिया है 8(1) में कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट, प्रत्येक स्टेट के लिए अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन कंट्रोल और सुपरविजन किसका रहेगा, मजिस्ट्रेट का। कहाँ दिया है ये, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में। अब देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करिए ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब सेक्शन 9 में प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज एंड फंक्शंस बता दी गई अलग से स्पेशली। अभी हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज और कहाँ पढ़ी, जस्ट अभी इसके पहले कौन सी सेक्शन में पढ़ी, सेक्शन 4 में पढ़ी ना। सेक्शन 4 में भी ड्यूटीज बता दी गई है, वहां पे प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी ड्यूटी वहां पे बता दी गई है। तो वहां पे ड्यूटी बताई गई, इंफॉर्मेशन मिली तो क्या क्या ड्यूटी है। अब उसके अलावा एक्स्ट्रा और क्या ड्यूटीज और क्या फंक्शन है वो सेक्शन 9 में स्पेसिफिकली बता दी। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर की है। तो अब देखिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह मजिस्ट्रेट की इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करे, है ना, टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। कि इस एक्ट के जो भी मजिस्ट्रेट को फंक्शन करना है उनमें मजिस्ट्रेट को सहायता प्रदान करना सबसे पहला कर्तव्य होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर का। ठीक है, दूसरा है टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि घरेलू हिंसा की रिपोर्ट, घरेलू हिंसा के परिवार की प्राप्ति पर ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में मजिस्ट्रेट को करे जो विहित की जाए, और उसकी प्रतियां ऐसे पुलिस थाने जिनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा का किया जाना भी कथित है कि भार साधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाता को अग्रेषित करे। तो ये काम किसका होता है, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का होता है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को बनाकर के मजिस्ट्रेट को, ठीक है, टू मेक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को देना। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी जो कॉपीज है उनको फॉरवर्ड करना पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन का जो पुलिस ऑफिसर है इंचार्ज उसको, सर्विस प्रोवाइडर है यदि कोई तो उसको क्या उनकी कॉपीज फॉरवर्ड करना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है। फिर to make an application in such form and in such manner as may be prescribed to the magistrate if the aggrieved person so desires, claiming relief for issuing of protection order। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए, उसको चाहिए संरक्षण आदेश कि हमारा सर संरक्षण चाहिए, हमारे साथ बहुत डोमेस्टिक वायलेंस घर वाले कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी जान को खतरा है, तो हमें प्रोटेक्शन जो है चाहिए। तो ये जो संरक्षण आदेश अगर वो ग्रसित व्यक्ति चाहते तो उसके लिए आवेदन करना, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति से संरक्षण आदेश जारी किए जाने के लिए अनुतोष का दावा करते हुए मजिस्ट्रेट को आवेदन करे जो विहित की जाए यदि ग्रसित व्यक्ति की वांछा है। तो अगर एग्रीव्ड पर्सन चाहता है प्रोटेक्शन ऑर्डर उसके अगेंस्ट उसके लिए इशू करे मजिस्ट्रेट, तो उस प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन बनाने का भी काम किसका होता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का। कि व्यथित व्यक्ति कह रहा है कि सर हम चाहते हैं कि कोर्ट से हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल जाए, तो ये एप्लीकेशन उसके बिहाफ में देंगे, ये इनका कर्तव्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टू एंश्योर दैट द एग्रीव्ड पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 एंड मेक अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच अ कंप्लेंट इज टू बी मेड। यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी संरक्षण अधिकारी का है कि जो विधिक व्यक्ति है उसको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन विधिक सहायता प्रदान की गई है कि नहीं की गई है, और विहित प्रारूप मुफ्त उपलब्ध कराए जिसमें परिवाद किया जाना है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंप्लेंट करने का जो फॉर्मेट होता है, एक हर चीज का आपने देखा होगा सरकारी काम करने का एक तरीका होता है,
आपको सरकारी काम करना, कंप्लेंट करना है, आवेदन लगाना है, एफिडेविट लगाना, तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है। तो वो एक पेज पे पूरा फॉर्मेट लिखा रहता है, आपका नाम, ये वो क्या है। तो वो जो फॉर्मेट है ना, प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उस महिला को उपलब्ध कराने की ड्यूटी किसकी है? प्रोटेक्शन ऑफिसर की है। और ये देखना कि जो फ्री लीगल एड का प्रावधान बताया गया है उस महिला को मिला या नहीं मिला, तो ये भी इंश्योर करना। नहीं मिला तो वो खुद जाएगा डिपार्टमेंट में महिला को लेकर कि भाई ये व्यक्ति महिला है, पीड़ित पक्षकार है, इसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए। फिर है टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स providing legal aid or counseling, shelter home and medical facilities in a local area within the jurisdiction of the magistrate. अब जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो विधिक सहायता देने का काम कर रहे हैं, जितनी सलाह वगैरह देने का काम कर रहे हैं, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, तो उन सबकी लिस्ट मेंटेन करने का काम किसका होता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर का होता है। मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के भीतर मीन्स जिस मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार है उस मजिस्ट्रेट के पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत कितने ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, कितने ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, कितने शेल्टर्स हैं, सबकी लिस्ट मेंटेन करने का काम किसका होता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर का होता है। फिफ्थ है टू मेक अवेलेबल अ सेफ शेल्टर होम if the aggrieved person so requires and forward a copy of his report of having lodged the aggrieved person in a shelter home to the police station and the magistrate having jurisdiction in the area where the shelter home is situated. अब क्या कह रहे हैं कि जो aggrieved person है, ग्रसित व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि सुरक्षित आश्रय गृह उसको उपलब्ध कराया जाए और व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में रख जाने की अपनी रिपोर्ट की प्रति ऐसे क्षेत्र में जिसमें आश्रय गृह स्थित है अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के अधिकारी को और मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा। तो यदि एग्रीव्ड पर्सन महिला चाहती है कि सर हमें एक सुरक्षित शेल्टर होम चाहिए, तो वो सुरक्षित शेल्टर होम उसको उपलब्ध कराएगा और उसकी साथ एक रिपोर्ट बना के, आश्रय गृह की रिपोर्ट बना के किसको देगा? वो आश्रय गृह जिस पुलिस स्टेशन की लिमिट्स के अंतर्गत आ रहा है, जिस मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ रहा है, उनको उसकी रिपोर्ट बना के देगा कि सर ये शेल्टर होम है, इस शेल्टर होम में हमने इनको रखा है, इनकी रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेक्शन 9 के अंतर्गत कर्तव्य। और भी अभी दो। To get the aggrieved person medically examined if she has sustained bodily injuries and forward a copy of the medical report to the police station and magistrate having jurisdiction in the area where the domestic violence is alleged to have been taken place. अब भाई व्यथित व्यक्ति को यदि शारीरिक क्षतियां पहुंचाई गई हैं तो उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर और उसकी रिपोर्ट भी बनाकर संबंधित पुलिस थाने के भाषागत अधिकारी को और मजिस्ट्रेट साहब को अग्रेषित करेगा वो रिपोर्ट। ठीक है, फिर है लास्ट टू एंश्योर दैट द ऑर्डर ऑफ फॉर मॉनिटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 इज कंप्लाइड विद एंड एक्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द सीआरपीसी। अब ये भी सुनिश्चित करेगा कि अगर कोई मॉनिटरी रिलीफ व्यक्ति को मिला है धारा 20 के अंतर्गत, तो वो मॉनिटरी रिलीफ जो मिला है उसका पालन हो गया है कि नहीं, वो एग्जीक्यूट हो पाया कि नहीं हो पाया, तो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार वो भी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज प्रिस्क्राइब्ड, और ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो विहित किए जाएंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर को करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर के कर्तव्य हो गए ए से लेकर आई तक। इनको एक बार शॉर्ट में पढ़ के दिमाग में बिठा लेना। अब देखिए वही जो सेक्शन 9 क्लॉज 2 में हमने देखा था, 8 के साथ देखिए कि 8 में अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है प्रोटेक्शन ऑफिसर का, और प्रोटेक्शन ऑफिसर किसकी कंट्रोल और सुपरविजन में रहता है? मजिस्ट्रेट की। वो दिया है सबसेक्शन 2 में। तो ये क्या है? 9 सबसेक्शन 2, प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड शैल परफॉर्म द ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय हिम और बाय द मजिस्ट्रेट एंड द गवर्नमेंट। तो मजिस्ट्रेट के नियंत्रणाधीन रहता है संरक्षण अधिकारी, लेकिन कर्तव्य वो करता है जो मजिस्ट्रेट बताए और सरकार दोनों। मजिस्ट्रेट भी जो उसको ड्यूटीज बताई करने के लिए वो भी करेगा, और अगर सरकार बताएगी तो वो भी ड्यूटीज करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गई आपकी सेक्शन 9। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 10। कोई डाउट हो तो पूछ लेना अभी क्लास के लास्ट में। सेक्शन 10 बात कर रही है सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि सेवा प्रदाता कहाँ बताया गया है भैया? 10 में। ठीक है, सेक्शन में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है? 10 में। ठीक है, क्या है सर्विस प्रोवाइडर, कौन होते हैं? तो देखिए
subject to such rules as may be made in this behalf any voluntarily association. सर्विस प्रोवाइडर क्या है? एक voluntarily association registered under the Societies Registration Act 1860. कोई वॉलेंटरी एसोसिएशन जिसका रजिस्ट्रेशन उसने अपना सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत 1860 के अंतर्गत कराया हुआ है, या कोई कंपनी जिसने कंपनीज एक्ट 1956 के तहत अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड कराया है, और किसी एनी अदर लॉ में फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। लेकिन ये जो वॉलेंटरी एसोसिएशन और कंपनी जो रजिस्टर्ड करवाई है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कंपनी और ये एसोसिएशन काम करना चाहता है टू प्रोटेक्टिंग द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द वुमन by any lawful means, including providing of legal aid, medical, financial or other assistance. Means ये जो कंपनी रजिस्टर्ड कराई गई है, जो वॉलंटरी एसोसिएशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाया गया है, तो ये कंपनी और ये एसोसिएशन किस पे काम करेगा? वुमेन्स के राइट्स को लेकर, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के लिए, उनको फाइनेंशियल और अदर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ही जो कंपनियां बनाई जाती हैं, उनको ही कहा जाता है सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि ऐसी ही कंपनियां हैं जो महिलाओं को फिर आश्रय देंगी, उनको मेडिकल सुविधाएं देंगी, है ना? तो ये उस टाइप से, तो इनको क्या कहा गया? ये एनजीओ नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइडर कहे गए कि ये क्या कर रहे हैं? ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी ने कोई कंपनी रजिस्टर्ड करा ली कि हम पीड़ित महिलाओं को मेडिकल फैसिलिटीज देंगे, इस चीज का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो विक्टिम्स हैं, हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, तो दीज आर कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, अब क्या है? shall register itself with the state government as service provider। तो ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इनको सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पज के लिए। ठीक है, तो ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाए किन्हीं भी विधिपूर्ण संसाधनों द्वारा, जिनमें विधिक सहायता, चिकित्सा, वित्तीय या अन्य सहायता सम्मिलित है, महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी स्वैच्छिक संगम, इसको अंडरलाइन कर ले, स्वैच्छिक संगम, या कंपनी अधिनियम 1956 या तत्सम अन्य भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, तो सेवा प्रदाता के अंतर्गत क्या आ रहे हैं? स्वैच्छिक संगम और कंपनी, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? महिलाओं के हितों का संरक्षण, उनको विधिक सहायता प्रदान करना, चिकित्सा सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना या अदर कोई भी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास अपना रजिस्ट्रीकरण कराएगी। तो कोई भी पहले कंपनी है, वो पहले कंपनी के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवाने के बाद फिर राज्य सरकार के पास अपने आप को कैसे रजिस्टर करवाएंगे कि हम सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक, अब देखिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 shall have the power to। अब जो धारा 1 में जो रजिस्टर्ड करवा लिया है इनने अपने आप को एज सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता, इनकी कर्तव्य क्या है? सेम कर्तव्य जो अभी हमने पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर के पढ़ लिए। इनका भी काम क्या है? रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म if the aggrieved person who desires, and forward a copy thereof to the magistrate and the protection officer having jurisdiction in the area where the domestic violence took place। घरेलू घटना रिपोर्ट को भी प्रारूप में अभिलिखित करना इनकी भी ड्यूटी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी है और सर्विस प्रोवाइडर की भी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रिकॉर्ड की जाए, तो उस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को एक विहित प्रारूप में रिकॉर्ड करना और उसकी कॉपी किसको देना? मजिस्ट्रेट साहब को देना, संरक्षण अधिकारी को देना। तो यहाँ पे किस संरक्षण अधिकारी किसको दे रहा था? पुलिस ऑफिसर को और मजिस्ट्रेट को। ये किनको दे रहे हैं? ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये मजिस्ट्रेट को देंगे प्लस प्रोटेक्शन ऑफिसर को देंगे। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे पुलिस को नहीं दे रहे हैं। अब है बी में, गेट द एग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामाइंड एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल रिपोर्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द पुलिस स्टेशन within the local limits of domestic violence took place। थोड़ा सा जब प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज पढ़ो और इसकी, तो कंपेयर कर लेना किस चीज की रिपोर्ट कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे अब चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, तो उसकी रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी को और पुलिस थाने को दे रहे हैं। ठीक है, तो मेडिकल रिपोर्ट कहाँ जा रही है? संरक्षण अधिकारी को और पुलिस थाने को। वहां कहाँ जा रही थी? प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसको दे रहा था पुलिस थाने को और मजिस्ट्रेट को। प्रोटेक्शन ऑफिसर में सब सेम है ना, प्रोटेक्शन ऑफिसर में सब सेम है, ध्यान रखना। प्रोटेक्शन ऑफिसर हर चीज की रिपोर्ट पुलिस थाने में दे रहा है और मजिस्ट्रेट साहब को दे रहा है।
यहाँ पे डोमेस्टिक इंसिडेंट की रिपोर्ट है तो मजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी जा रही है। फिर मेडिकल रिपोर्ट है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर और पुलिस स्टेशन को दी जा रही है। थर्ड है एंश्योर दैट द एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर इन अ शेल्टर रूम इफ शी so requires and forward a report of the loading of the aggrieved person in the shelter home to the police station within the local limits of which the domestic violence took place। क्या कहा गया है? यह सुनिश्चित करने की व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय दिया जाता है यदि वह इस प्रकार की अपेक्षा करे और व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में रखने की रिपोर्ट को ऐसी पुलिस थाने की जिसके स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा हुई है अग्रेषित करने की शक्ति होगी। तो अब शेल्टर होम में ये एंश्योर करेगा कि शेल्टर होम में किसी महिला को रख लिया गया है, अगर रख लिया गया तो उसकी रिपोर्ट सिर्फ पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी नहीं दे रहा। ठीक, अब सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है इसकी। नो सूट proceeding or other legal proceeding shall lie against the service provider or any member of the service provider who is deemed to be acting or purporting to act under this act for anything which is done in good faith or intended to be done in the exercise of power or discharge of functions under this act towards the prevention of the commission of domestic violence। किसी भी ऐसे सेवा प्रदाता और सेवा प्रदाता की किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे या कार्य करने के तात्पर्य है जिसे कार्य करता हुआ या कार्य करने की तात्पर्य समझा गया घरेलू हिंसा के किए जाने को रोकने के लिए इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रय किसी भी बात के लिए कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। तो ध्यान रखना, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ जो एक अलग सेक्शन में दिया है, कहाँ दिया है? सेक्शन 35 में। तो वहां पे प्रोटेक्शन मिला है प्रोटेक्शन ऑफिसर को। देखिए एरोलॉग मैंने लिखा भी है, इसके साथ हमें क्या पढ़ना है? सेक्शन 35। सेक्शन 35 में प्रोटेक्शन मिला है किसको? प्रोटेक्शन ऑफिसर को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ फॉर सर्विस प्रोवाइडर, कौन सी सेक्शन में? तो सेक्शन 10 में। और प्रोटेक्शन ऑफिसर को प्रोटेक्शन कहाँ मिला है? 35 में। बस यही क्वेश्चन याद रखो, तो यहीं पे लिख दो +35। इसी तरीके से लगा के सेक्शन 35 में संरक्षण अधिकारी को प्रोटेक्शन मिला है गुड फेथ में किए गए एक्शन के अगेंस्ट, और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को दिया गया। ठीक है, ये हो गई आपकी सेक्शन 10 कंप्लीट। अब देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन, सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करिए ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, भाई सरकार की क्या कर्तव्य है? तो ये सेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बस हेडिंग याद रखना है कि सेक्शन गवर्नमेंट के कर्तव्य कहाँ बताए गए हैं? सेक्शन 11 में बताए गए हैं। कितने कर्तव्य हैं? ये 4 कर्तव्य, बस इनको एक बार पढ़ लेना, हटा देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एक बार रीड कर लेते। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना कि कौन सी गवर्नमेंट? दोनों गवर्नमेंट की ड्यूटी बताई गई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी की ड्यूटीज क्या है? शैल टेक ऑल मेजर्स टू एंश्योर दैट, केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अद्युपाय करेगी कि the provisions of this act are given wide publicity through public media including the television, radio and the print media at regular intervals। तो भाई सरकार देखेगी कि जो ये अधिनियम है इसके जो उपबंध है उनका सार्वजनिक मीडिया जिसमें टेलीविजन आता है, रेडियो आते हैं, प्रिंट मीडिया आता है, इनके माध्यम से समय समय पर व्यापक प्रचार होता रहे, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर एंड द मेंबर्स ऑफ द judicial services are given periodical sensitization and awareness training on the issue addressed by this act। अब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी भी आएंगे, न्यायिक सेवा के सदस्य भी आएंगे, इनको क्या है? इस अधिनियम द्वारा संबोधित विषयों पर कालिक सुग्राहीकरण और जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाएगा। समय समय पर जो जुडिशरी के मेंबर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनको भी समय समय पर केंद्रीय सरकार क्या करेगी? प्रशिक्षण देगी जागरूकता के लिए कि भाई आपको कैसे एक्शन लेना है, ऐसे मैटर्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे रोकना है, इनको भी ट्रेनिंग मिलेगी समय समय पे, है ना। अब इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ लॉ, होम अफेयर्स इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर
Health and Human Resources to address issue of domestic violence is established and periodical review of the same is conducted. विधि गृह मंत्रालय जिसमें विधि और व्यवस्था सम्मिलित है, स्वास्थ्य और मानव संसाधन से संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा घरेलू हिंसा के विषयों पर संबोधन करने के लिए दी गई सेवाओं में प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाना और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये एग्जाम में आएगा नहीं, बस एक बार रीड कर लो और सुन लो। डी है प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज concerned with the delivery of services of women under the act, under this act including the code, are prepared and put in place. इस अधिनियम के अधीन महिलाओं को सेवाओं का परिधान करने के से संबंधित विभिन्न विभागों जिनमें न्यायालय सम्मिलित है के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने किए जाने और रखे जाते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ठीक, तो बस ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट हुए। तो ये होता है आज आपका चैप्टर 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 4 नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।